हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के एग्रीकल्चर ट्रेड के बारे में कि कौन कौन से आइटम्स एक्सपोर्ट करती है इंडिया और कौन कौन से आइटम इंपोर्ट करती है और व्हाट आर द इश्यूज विच इंडिया इज़ फेसिंग इन एग्रीकल्चर ट्रेड। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम एक्सपोर्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं केवल ये 5 आइटम जो मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर, राइस, ये अदर देन बासमती और बासमती, तो आप राइस का ही पोर्शन अगर देखेंगे दैट इज़ 27.4 एंड उसके बाद शुगर, देन स्पाइसेस एंड ऑयल मिल्स। तो ये केवल 5 आइटम ही 51.5% एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का बना देते हैं। तो मोर देन 50% ये है। तो ये मैंने टॉप 5 लिखे। अब इसमें इशू क्या हो गए, जैसा हमने देखा कि शुगर एंड राइस दो कमोडिटी मिला के 37.4% बना रही है एक्सपोर्ट का, और 5 की बात करें तो 50%। अब क्या जो राइस और शुगर है वो क्या पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, मतलब पॉलिटिक्स से भी रिलेटेड है एंड इंडिया की सिक्योरिटी से भी रिलेटेड है। जैसे शुगर के इनका कई बार मसला आता है कि कुछ जो फार्मर्स हैं या फिर जो प्रोड्यूसर्स हैं जिनकी हम बात करें, वो चाहते हैं कि शुगर एक्सपोर्ट पर बैन ना लगे, लेकिन गवर्नमेंट को प्राइसेस कंट्रोल करनी है, ठीक है। तो वो क्या करती है कि शुगर एक्सपोर्ट पर बैन लगा देती है क्योंकि प्राइसेस बहुत ज़्यादा अप होने लगती हैं। तो ये फ्रिक्वेंट जो बैन होते हैं उससे क्या होता है, एक्सपोर्ट अफेक्ट होता है। सिमिलरली आप प्राइस की बात करें तो राइट नाउ अभी अगर आप देखेंगे तो आप नॉन बासमती राइस को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो ये बैन हो गया फिर से। तो इससे क्या हो रहा है कि जो हमारा एक्सपोर्ट है एग्रीकल्चर का वो अफेक्ट होता है। सेकंड, चूँकि ये बहुत ज़्यादा जो एग्रीकल्चर का जो राइस हो गया सब एंड शुगर हो गया, ये बहुत ज़्यादा असेंशियल कमोडिटीज़ हैं। एक असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट भी है, उसमें डिफाइंड है कि व्हाट आर द असेंशियल कमोडिटीज़। तो उनको आप होल्ड नहीं कर सकते, ब्लॉक नहीं कर सकते, उसमें बहुत लॉ है अकॉर्डिंग टू दैट असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। तो एक तो ये प्रॉब्लम हो गई कि हमारा बहुत ज़्यादा रिलायंस केवल दो कमोडिटीज़ पर है। सेकंड, जो इंडिया है वो अपने शुगर नहीं, राइस एंड वीट जो है उनको बहुत सब्सिडाइज करता है। और कैसे सब्सिडाइज करता है, जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम है, मतलब एफसीआई क्या करता है, फार्मर से पिक करता है राइस एंड वीट ग्रेन्स बेसिकली, और फिर वो प्रोवाइड करता है राशन शॉप्स को, और वहाँ से वो सब्सिडाइज रेट्स पर लोगों को दिया जाता है। और ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को डब्ल्यूटीओ में कई कंट्रीज़ ने चैलेंज किया हुआ है कि इससे क्या होता है, वो कह रहे, वो उनका कहना है कि ये डिस्टर्ब कर देता है जो मार्केट की फ्री प्राइस हो सकती है राइस एंड वीट की इंडिया में, उसको डिस्टर्ब करता है। तो ये प्रॉब्लम हो गया। हम डिपेंड है राइस पे, हम डिपेंड है शुगर पे। ओके, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होगी फर्स्ट। सेकंड, इनकी जो सब्सिडीज दी जा रही हैं वो अलग प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं डब्ल्यूटीओ में। थर्ड, कि ये जो प्रोडक्ट हैं ये फ्रिक्वेंट बैन से भी अफेक्ट हो रहे हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट आप पॉइंट ऑब्जर्व करेंगे कि जो चाइना है वहाँ पे हायर राइस प्रोडक्टिविटी है, मतलब 1 एकड़ में अगर आप हमारे यहाँ 1 kg राइस हम प्रोड्यूस कर पाते तो दे आर प्रोड्यूसिंग 1.5 और 1.7 सपोज। बट जो राइस प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, इसलिए जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पर राइस को उगाने से इन्वायरमेंटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। सपोज़ पंजाब में जब राइस उगता है तो वहाँ पानी इतना ज़्यादा नहीं है, फ्लो नहीं है इतना ज़्यादा कि पानी बहुत ज़्यादा मिले लोगों को, वैसे अवेलेबिलिटी हो। तो क्या होता है, ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और ग्राउंड वाटर यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, पंप्स लगाते हैं। देन वो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी दी जाती है, तो एक ही साइकिल बन जाता है। फिर वो पॉलिटिक्स उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तो इसलिए जो हमारा राइस का प्रोडक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा, अगर हम राइस का प्रोडक्शन कर रहे हैं वो भी एक्सपोर्ट के लिए, तो एक तो इसकी इन्वायरमेंटल कॉस्ट हो गई, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी पे भी आ जाता है, देन वो पॉलिटिक्स से इन्वॉल्व हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा ये इश्यूज़ जो हैं वो एक्सपोर्ट में, ये सारे इश्यूज़ कंबाइन हैं। चलिए हम इम्पोर्ट की बात करते हैं। तो जो इम्पोर्ट हैं ये आप देख सकते हैं, टॉप जो इम्पोर्ट हम कर रहे हैं वो क्या है, वेजिटेबल ऑयल्स, वो है 51.9%। मतलब वेजिटेबल ऑयल को हम इतना ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहे हैं। अब वेजिटेबल ऑयल्स क्या हो गए, जो पाम ऑयल हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें, सनफ्लावर ऑयल हो गया, ये सब आते हैं वेजिटेबल ऑयल्स में। और होटल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पाम ऑयल का यूज़ हो रहा है आजकल। आप अगर मार्केट में कोई भी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वो लोग अभी मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल ये सब यूज़ नहीं कर रहे हैं, दे आर यूजिंग पाम ऑयल, जो काफ़ी सस्ता भी है।
और लेकिन हार्मफुल भी है बॉडी के लिए कई बहुत सारे पैरामीटर्स पे। उसके बाद सेकंड नंबर पर देखें हम पल्सेस, दैट इज़ 8.3%। अब पल्सेस का जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो 8.3% शेयर है एग्रीकल्चर इंपोर्ट में, बहुत बड़ा शेयर है। सेकंड, पल्सेस क्या है, प्रोटीन का सोर्स है बहुत बड़ा, तो इसकी शॉर्टेज हमारे लिए बहुत अफेक्ट करती है। देन फ्रेश फ्रूट 7.5% एंड कैश्यू दैट इज़ 4.4%। तो इंडियन एग्रीकल्चर ट्रेड में और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, हमने एक्सपोर्ट के प्रॉब्लम्स तो देखे, अब एग्रीकल्चर ट्रेड की क्या प्रॉब्लम है। देखो, एक तो इंडिया में कोल्ड चेन की इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नहीं है बिल्कुल भी, तो उस वजह से क्या होता है कि स्टॉक को जो होल्ड करना होता है वो नहीं हो पाता है। ठीक है। दूसरा क्या है कि इंडिया में इतनी ज़्यादा डाइवर्स फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं और जो हमारे फार्म्स हैं उनका साइज़ भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट है, छोटे छोटे साइजेस भी बहुत ज़्यादा हैं, छोटे छोटे किसान बहुत ज़्यादा हैं। तो उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एक साथ अगर काफ़ी सारा आइटम कलेक्ट करना है तो वो इतना ज़्यादा पॉसिबल हो नहीं पाता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि फिर एक्सपोर्ट के लिए जो कंसाइनमेंट होते हैं वो प्रॉपरली वर्कआउट नहीं कर पाते हैं। जैसे आप अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या है कि एक फार्मर के पास बहुत बड़ी बड़ी लैंड है, तो एक साथ काफ़ी सारा कंसाइनमेंट होता है उनका, काफ़ी सारा आइटम प्रोड्यूस होता है और सीधे वो एक्सपोर्ट कर लेते हैं। लेकिन इंडिया में ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है कि जो फार्म्स हैं वो बहुत शॉर्ट शॉर्ट साइज्ड हैं। एक एक फार्मर से कनेक्ट होना, किसी के पास 1 हेक्टेयर है, किसी के पास 1.5 हेक्टेयर, आप देखोगे तो बहुत बड़ा चंक इंडिया में जो फार्मर्स का है वो 1 हेक्टेयर के आसपास है। तो उनसे कलेक्ट करना, बहुत छोटा छोटा प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम बन जाती है। एक और प्रॉब्लम क्या बनती है, नॉन टैरिफ बैरियर्स। मतलब इंडिया जब एक्सपोर्ट करती है कुछ आइटम, जैसे बासमती राइस ही हो गया, मिल्क प्रोडक्ट हो गए, टी हो गया, चिलीज़ हो गए, तो इंडिया के जो प्रोडक्ट हैं उनमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड मिलता है जब वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाती हैं एक्सपोर्ट करने, जैसे चाइना, यूएसए, मतलब चाइना इज़ नॉट अ डेवलप्ड कंट्री लेकिन यूएसए, जापान, ईयू, रशिया, साउथ कोरिया सपोज, तो वहाँ पर जब वो क्वालिटी चेक होता है तो उसमें पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा मिल जाता है कई बार, तो वो बैन कर देते हैं कि ये आइटम इंपोर्ट नहीं कर सकते आप। कई बार तो फूड एंड माउथ डिजीज़ भी बहुत ज़्यादा मिल जाती है हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में। ठीक है, तो ये नॉन टैरिफ बैरियर्स होगा एक तरीके से। उसके बाद इंडिया, जैसे मैंने बताया कि डब्ल्यूटीओ में ना फेस कर रही है इस चैलेंज को कि जो हम सब्सिडीज़ देते हैं, ठीक है, जो राशन की दुकानों पे हमें मिला है एफसीआई के थ्रू, गवर्नमेंट पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम बनाती है, चला रही है, उसके थ्रू देते हैं, उसमें अलग हमें इशू देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप इन चैलेंजेस के अलावा कुछ इनिशिएटिव देखेंगे, जैसे हमारे यहाँ इलायची कार्डमन जो होता है उसके लिए एक ई इलायची प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, और वो क्या करता है, बिल्कुल फार्म से लेके मार्केट तक पूरा ट्रैक करता है, कितना कहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, किस किस जगह पे हो रहा है, कितना प्रोडक्शन होगा और हम कहाँ कहाँ उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसकी मार्केट भी एक्सेसिबिलिटी दिलाता है लोगों को, जो फार्मर्स होते हैं उनको। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म ये तैयार हो गया है। और जैसे टर्मरिक हो गया, मतलब हल्दी, सैफरॉन यानी केसर, इन सब के लिए भी प्लेटफॉर्म तैयार किए जा रहे हैं। सिमिलरली अगर आप कॉफ़ी की बात करेंगे तो जो इंडियन कॉफ़ी बोर्ड है उसने भी एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रखा है, दैट इज़ बीन टू कप। बीन मतलब कॉफ़ी का जो बीन हो गया, और कप मतलब आपके कब तक जो कॉफ़ी आ रही है, बीन टू कप। तो पूरी जो चेन है उस चेन को ट्रैक किया जा रहा है और उन फार्मर्स को उनके प्रोडक्ट्स को एक मार्केट एक्सेस भी दिया जा रहा है। तो ये कुछ शुरुआत है जो की जा रही है, जैसे प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराना है ना, कोल्ड चेन की भी कोशिश की जा रही है। तो ये सब इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं और हो सकता है इन फ्यूचर कि हम एग्रीकल्चर ट्रेड पॉलिसी के ऊपर भी ध्यान दें। चलिए, अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो और मेरा एनालिसिस पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।